So, in the absence of management, no organization can run successfully. ओके अगर मैनेजमेंट ही अगर क्या है एब्सेंट है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता है. ठीक है. सो द मेजर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मेजर इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की वो क्या है. फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है क्या, जो भी ग्रुप के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए. ठीक है. सो मैनेजमेंट क्या करता है, सो मैनेजमेंट ट्राई to integrate the objective of individuals along with the organizational goal. Okay, so management try क्या करता है, वो integrate करता है objective of individuals. ठीक है, जो भी objectives हैं individuals के उसको achieve करने के लिए along with the organizational goal, जो भी organization के भी goal हैं उसके साथ में. So management direct the efforts of all the individual in the common direction of achieving organizational goal. So management direct करता है क्या कि efforts of all the individual in the common direction of achieving organizational goal. Okay, so individual in common direction of achieving the organizational goal. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनेजमेंट में हम लोग किसी का भी इंडिविजुअली कोई भी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकते हैं. देयर शुड बी अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. वो गोल ऑर्गेनाइजेशंस के होने चाहिए जो सारी ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में लोग क्या करें, लोग ग्रुप में हो के उनको फुलफ़िल करें. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफ़िशियंसी. मैनेजमेंट क्या करता है, इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है. So manager try to reduce the cost and improve the productivity with minimum wastage of resources. ठीक है. मैनेजर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो भी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने को और इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी, कि जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मिनिमम वेस्टेज हो. सो मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling. right, मतलब कि मैनेजमेंट क्या करता है, इंसिस्ट करता है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को कैसे, इन दी वर्क थ्रू दी प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट टू, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस. सो द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज. okay, so efficient management motivates employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employer's work also in the competitive world. That means कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, वो सर्वाइव तो करना ही करना है, बट वो इन्वायरमेंट क्या होगा, वो डायनामिक होगा. डायनामिक मतलब कि वो फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं वो ऐसा रिजिड हो कि इन्वायरमेंट के चेंज के साथ हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. सो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सर्वाइव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट. डायनामिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है. सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जो भी मैनेजर्स हैं वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर सके टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं. सो द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज. अब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब उन्हें क्या है, अब उसमें चेंजेस करना पड़ेगा. सो एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ to adopt changes willingly by convincing them
ठीक है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को, कैसे, टू अडॉप्ट चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं इनको अडॉप्ट करो विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम। ऐसा नहीं कि उनको ज़बरदस्ती, उनको कन्विंस करके, उनको विलिंग करवा के ही क्या करना है, जो भी मैनेजमेंट के चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करना है। सो दैट चेंजेस इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट इट इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ वर्क ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये क्या होगा, अगर ये बेनिफिशियल बस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस इम्प्रूव क्या करेगा, एम्प्लॉय का वर्क भी को भी इम्प्रूव करेगा, एम्प्लॉयज़ के वर्क को भी इन दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सो अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है, सो इट विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन बट इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल टू दी एम्प्लॉयज़ वर्क इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, अचीव क्या करने के लिए, जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी। सो एन एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजर है, कौन है, जो प्रॉस्पेरिटी, जो भी ग्रोथ कर रहा है एम्प्लॉयर्स का एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का भी। कोई भी मैनेजर वो नहीं है कि वो बस अपना ही ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहा है, वो किसके फेवर में भी हो, एम्प्लॉयर के भी एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ के बारे में भी सोचे। सो मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो अचीव्ड। कि मैनेजर्स क्या करते हैं, लीड द पीपल इन सच अ मैनर, ऐसे दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ ही इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अचीव, कि जो भी इंडिविजुअल गोल है एम्प्लॉय का वो भी क्या हो, अचीव हो, राइट। सो एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन वन डायरेक्शन ओनली। सो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल का गोल होता है वो दोनों ही क्या होता है, वन डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि कोई भी मैनेजर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और उसके इंडिविजुअल डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका गोल एकदम डाइवर्सिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका ही गोल क्या होगा, एकदम वन साइड। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे गोल बना रहे हैं तो सबका, अगर हम लोग डिफरेंट इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबका गोल सेम हो। ओके, सो इंडिविजुअल wants to earn more and organization wants maximum production। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल का मेन मोटिव क्या होता है कि उसकी इनकम क्या हो जाए, इनकम जो है उसकी इंक्रीज़ हो जाए। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं हम लोग तो क्या कर सोचता है कि उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन के साथ ही प्रॉफिट भी उसका मैक्सिमम हो। सो एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय द प्रोड्यूसिंग मोर। एम्प्लॉयज़ क्या है, वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मोर अर्न कर सकते हैं, कैसे, बाय द प्रोड्यूसिंग मोर, वो जब अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो। सो दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप। अब ऐसे ही क्या होगा कि जो दोनों ही ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप होने का मतलब है दैट मीन्स द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल और द इंडिविजुअल, दोनों ही के ग्रुप की जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनकी नीड है, वो दोनों ही फुलफिल होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट भी किस में हेल्प करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ओके, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर कोई मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं चलेगा, वो अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलेगा। इफ़ एनी टाइम ही failed to achieve this objective, so that he can also replace it with the another objective. Okay, that's why any efficient manager or the management have the multiple objectives, right? So they give due importance to the social obligation towards different
towards different groups of people such as employees, customers, supplier, etc. Okay, so they give, वो क्या है कि वो importance social obligations के साथ ही साथ अदर्स डिफरेंट ग्रुप्स को भी क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं. कैसे कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, कस्टमर्स को भी देते हैं, सप्लायर्स को भी देते हैं. ठीक है. सो इट इंसिस्ट ऑन द प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा. ये किस पे इंसिस्ट करते हैं कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किया जाए. ऐसा नहीं कि कंज्यूमर्स के साथ एडल्टरेशन हो जाए या कंज्यूमर को प्रॉपर गुड्स क्या हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं. बेसिकली उनके साथ क्या है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उनको क्या है कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किया जाए. साथ ही साथ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो. मतलब मैनेजमेंट ऐसा हो वो सोसाइटी के लिए भी या सोसाइटी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो. क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ना, आपको याद होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स. तो जिसमें किसी भी बिजनेसमैन का एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टूवर्ड्स दी सोसाइटी. सो सोसाइटी के टूवर्ड्स भी उसकी कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही और शी कांट बी इग्नोर्ड. वो उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है कि अपना, अगर उसको प्रॉफिट मोटिव है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है तो वो सोसाइटी को एकदम ही भूल जाए. ऐसा नहीं हो सकता. सोसाइटी इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन. वो कभी भी उनको इग्नोर करके ये काम नहीं कर सकती है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन GDP एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन. ठीक है. अब इस केस में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, देखिए एक चेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स. तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या होगा, अगर कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो अगर लोगों के पास जॉब होगी तो इनकम होगी तो इंडिविजुअल की इनकम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी. मतलब वो लोग की इनकम जनरेट होगी और एट द एंड GDP विल ऑल्सो इंक्रीजेज. सो दिस ऑल आर दी सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या है, इट क्रिएट्स द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्या है, helps in achieving personal objective, helps in development of society, helps in achieving group goal and improve the efficiency. Okay, so next topic जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है आपका, नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो हम लोग ने मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है. सो सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस बिकॉज देर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज मोर प्रैक्टिसेस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट, एंड सम ऑथर्स कंसिडर द मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन. ओके, तो अगर हम लोग नेचर की बात, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ जो ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, बिकॉज इसमें क्या है, हम लोग वेल टेस्टेड और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. इसलिए ये जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आपका एक साइंस है. ठीक है, क्योंकि ये एकदम वेल टेस्टेड है. क्या बट कुछ जो ऑथर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है. क्यों आर्ट है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड वाइल इन द मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है. और कुछ ऑथर कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. बट अब जो मैनेजमेंट है वो किस ओर जा रहा है, अब वो प्रोफेशन की ओर जा रहा है.
कि ना वो अब साइंस है ना वो आर्ट है, अब उसको हम लोग कैसे ले रहे हैं, एज अ प्रोफेशन की तरह उसको ले रहे हैं, ठीक है। सो टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन एंड कंपेयर देम विद द मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर। कि कह रहा है कि अगर हम लोग को जानना है कि मैनेजमेंट साइंस है कि मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो इसके लिए पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट की, साइंस की, आर्ट्स की और प्रोफेशन की मीनिंग और फीचर्स क्या है। जब हम लोग उसको जान जाएंगे देन वी विल कंपेयर इट विद द मैनेजमेंट फीचर्स एंड द मीनिंग, राइट। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट को हम लोग कैसे ले रहे हैं, एज अ साइंस की तरह ले रहे हैं। सो साइंस कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस को हम लोग कैसे ले रहे हैं, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है किसका, नॉलेज का, बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट। जो किस पे बेस्ड होता है, लॉजिकली उसकी फाइंडिंग्स पे बेस्ड होता है, क्या हम लोगों ने इसका रिज़ल्ट निकाला है, डिफरेंट फैक्ट क्या हैं जिन पे ये बेस्ड है, एज वेल एज हम लोग इवेंट पे देखते हैं, ठीक है। सो साइंस comprises of the exact principle which can be verified and it can establish cause and effect relationship, ठीक है। तो साइंस में बेसिकली क्या देखा हम लोगों ने, साइंस क्या है, एक प्रिंसिपल्स की बातें करता है। ये साइंस क्या है, बहुत डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें साइंस में, विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं कि ये लॉ है, डिफरेंट लॉज हैं, तो वो लॉ क्या है, वो लॉ को हम लोग डिफरेंट वेरीफाई कर सकते हैं, उनका हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और उनमें क्या होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप भी होता है कि क्यों ये हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो सिंपली साइंस की मीनिंग यही हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैट इज़ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ द साइंस, कि साइंस की मीनिंग और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। सो इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। मतलब कि साइंस क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस में हम लोग देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है, कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक जो सिस्टमैटिकली स्टडी मटेरियल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो अवेलेबल है, विच इज़ यूज टू एक्वायर दी नॉलेज ऑफ दी साइंस, जिसके लिए हमें क्या है, जो नॉलेज है साइंस की वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, बिना उसके हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बॉडी ऑफ नॉलेज और साइंस इज़ मैंडेटरी फॉर द लर्निंग ऑफ द मैनेजमेंट, अगर हमें मैनेजमेंट को स्टडी करनी है। सो लाइक साइंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो साइंस में क्या है, साइंस में मैनेजमेंट होना चाहिए, तो इसमें सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है, मैनेजमेंट में हम जान ही रहे हैं। सो फर्स्ट फीचर साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो फर्स्ट फीचर के थ्रू हम समझ गए कि मैनेजमेंट में साइंस क्या है, अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैट इज़ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटेशन, कि जो भी इसके प्रिंसिपल हैं वो किस पे बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बेस्ड है। सो प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू दी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साइंटिफिक जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो डेवलप्ड होते हैं कैसे, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करके ही इसको क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको एक प्रूफ करने की कोशिश करते हैं टेस्ट के थ्रू। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हैं वो भी कैसे डेवलप्ड होते हैं, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट्स करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शियली प्रेजेंट, तो ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये भी क्या होता है,
साइंस में ऑलरेडी मैनेजमेंट में क्या होता है, ये वाला भी जो है कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो थ्रू विच वी कैन ऑल्सो से दैट कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि मैनेजमेंट का क्या है, एक यूनिवर्सल इसकी वैलिडिटी भी है। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, कि जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी डिफरेंट साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या हैं, उनकी एक बात करते हैं हम लोग कि उनकी क्या है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनिवर्स में वो क्या है, पूरे यूनिवर्स में वो अप्लाई हैं और वो वैलिड भी हैं। हम उनको प्रूफ करके थ्रू दी एक्सपेरिमेंट ये कर दिए हैं कि उनको उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं कि वो क्या हैं, एक साइंटिफिकली वो करेक्ट भी हैं और यूनिवर्सली वो अप्लाई भी हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, वो एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है, तो इसलिए उनकी एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो उसके लिए उसके प्रिंसिपल्स और जो भी हम लोग बात करते हैं उसके जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो गए, उसका एप्लीकेशंस क्या है, वो हर एक मैनेजमेंट के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ये क्या होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, कैसे कि कोई भी गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट ये प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, कि हर एक जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या डिफरेंट फर्म्स होते हैं मैनेजमेंट, तो हर एक का अपना अपना एक थॉट्स होता है, अपना एक प्रिंसिपल्स होता है, तो वो हर एक प्रिंसिपल हर एक जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो सब अपने अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, रूल्स को बनाते हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि एक प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होगा, तो दिस वन इज़ नॉट राइट, ओके। तो मैनेजमेंट को हमने कैसे देखा, एज अ साइंस में देखा। फीचर्स ऑफ साइंस विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट, जो फीचर प्रेजेंट हैं वो क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, की इसमें क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड देखा कि फीचर ऑफ साइंस जो पार्शियली, मतलब पूरा तो नहीं है उसमें इन्वॉल्व, बट पार्शियली है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, की जो भी प्रिंसिपल है वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे। और जो फीचर जो साइंस में एज मैनेजमेंट को एज अ साइंस नहीं फॉलो करते हैं, वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ओके। तो थ्रू विच वी कैन से दैट दी साइंस एज अ मैनेजमेंट एज अ साइंस, और जो पूरा इसका फीचर जो पूरा अप्लाई है वो कौन सा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल, ये पार्शियली क्या है, अप्लाई होता है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी ये भी एक मैनेजमेंट एज अ साइंस को वो वेरीफाई नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह है या नहीं। सो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आर्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक होता है, जिसमें बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब डिफरेंट नॉलेज होता है। सो जिसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, विच रिक्वायर्स दी स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, जिसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, कितना ज़्यादा क्रिएटिव हैं, एंड प्रैक्टिस चाहिए टू गेट दी परफेक्शन, कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके मेन फीचर क्या हो गया, सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। ये सिस्टमैटिकली बॉडी नॉलेज भी है और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का भी एग्जिस्टेंस है। सो इन एवरी आर्ट देयर इज़ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट, ठीक है। हर एक आर्ट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है, जिसके हम लोग को डिस्कस करते हैं, और उसमें क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आर्ट का। कैसे हम उसको बोलेंगे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है। सो फॉर एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑन द डिफरेंट रागास आर दी अवेलेबल, राग्स आर दी अवेलेबल इन म्यूज़िक, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंट म्यूज़िक
की बुक में जाएंगे तो डिफरेंट राग के बारे में भी दिया होता है कि जो भी म्यूज़िक के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ओके, सो इन मैनेजमेंट, so in management also there is systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए जो अवेलेबल है विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज़, जो हेल्प करती है कि अगर हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ करना है दैट विल बी मोर हेल्पफुल। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। अब ये फीचर क्या है, आर्ट में भी प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, ठीक है। सो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज, ठीक है। तो अगर हम लोग आर्ट की बात करते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज, बस आर्ट में थ्योरेटिकली नॉलेज होना ही बस नहीं ज़रूरी है। हर एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, उनके पास कुछ अपने पर्सनल स्किल्स भी होने चाहिए, उनके पास क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए कि जैसे वो उस नॉलेज को क्या कर सके, अप्लाई भी कर सके। उनके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो ठीक है, बट उनके पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, उनके वो ट्रेंड होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए कि वो जो नॉलेज है वो उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके, ओके। सो ऑल म्यूजिशियंस learn some rags but they apply these rags according to their personal skills and creativity which makes them different, ठीक है। देखिए सब जो भी म्यूजिशियंस होते हैं उनको सब को राग, जो भी डिफरेंट राग्स होता है उनके बारे में पता होता है, बट हर एक म्यूजिशियन अपने अकॉर्डिंग उस राग को यूज़ करते हैं कि कहाँ पे ये वाले राग को यूज़ करना है, कहाँ पे दूसरे वाले को करना है। तो ये किसके थ्रू वो लोग कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन क्रिएटिविटी, कि वो उनकी कितना पर्सनल स्किल्स है, वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उसी के हेल्प से ये कर पाते हैं। सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, ठीक है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि जो सारे मैनेजर्स होते हैं वो सेम प्रिंसिपल्स, सेम थ्योरीज़ को ही स्टडी करते हैं, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज़। अब उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उन सारे थियोरीज़ और प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ दे विल यूज़ दीज प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। वो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल जो भी उनका क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करके वो उसको कहाँ पे यूज़ करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ करना है, वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम लोग ने देख लिया कि ये जो फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन दी मैनेजमेंट में भी याला क्या होगा, अप्लाई होता है। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट कह रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस एंड दी क्रिएटिविटी, कि किस पे बेस्ड होता है, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। सो द आर्टिस्ट रिक्वायर्ड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम दी मोर फाइन एंड परफेक्ट। देखिए हमें पता है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है, ठीक है, उसमें शुरू में, या हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग ने एक बार एक चीज़ को पढ़ ली, अब उसको हम लोग ने एकदम स्किप कर दिया। आफ्टर 4 years व्हेन वी टेक दैट बुक एंड स्टार्ट टू स्टडी, तो in that case we will not able to understand all the lines and whatever the content is telling, okay, हम लोग नहीं हो पाएंगे। तो in that case we need only more and more practices। हमें उस केस में क्या चाहिए, हमें बस प्रैक्टिस चाहिए, हम कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस को कर सकते हैं, राइट। सो in that case also कि अगर हम लोग बात किसकी करते हैं कि आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द आर्ट टू बिकम दी मोर फाइन एंड परफेक्ट, कि अगर एक आर्टिस्ट को ज़्यादा परफेक्ट बनना है तो उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर कंटिन्यूसली वो कंटिन्यूसली यूज़ उसको नहीं करते हैं तो वो अपने परफेक्शन को लूज़ कर देंगे। एंड आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, और आर्ट्स में क्या ज़रूरत है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज़
आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी एंड टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज़ लर्नड। ठीक है, तो जो भी आर्टिस्ट है वो क्या करे, क्रिएटिविटी को अपने थ्योरेटिकल नॉलेज में यूज़ करे जो भी उसने स्टडी किया है। सो इन द सेम वे एक्सपीरियंस मैनेज ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड दी एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट में भी वैसे ही सारे, अगर किसी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है तो वो सारे मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उन सारे एफिशिएंसी को यूज़ किए बिना कभी भी मैनेजमेंट की स्टडी नहीं कर सकते। तो दिस फीचर इज़ ऑल्सो ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट में बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट।